माता पिता अपने बच्चों को अपने शहर में ही सुविधाओं से लैस स्कूल खोजते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे स्कूलों की जो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बेहतरीन सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं। माता पिता जब अपने बच्चों के स्कूल एडमिशन की बात सोचते हैं तो न केवल राज्य के बल्कि देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की खोज करते हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें घर से दूर बोर्डिंग स्कूल तक भेज देते हैं और वहीं कुछ अभिभावक अपने बच्चों को अपने शहर में ही सुविधाओं से लैस स्कूल खोजते हैं। ऐसे में सेठ MR जयपुरिया स्कूल सिकुआबाद में स्थित केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बेहतरीन स्कूलों में माना जाएगा। इस स्कूल की स्थापना सिकुआबाद के नेशनल हाईवे 2 पर रूपसपुर गांव के पास की गई है। इस विद्यालय में अप्रैल माह से एडमिशन होने शुरू हो जाएंगे। सेठ MR जयपुरिया स्कूल का लोकार्पण सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, डॉक्टर सुकेश यादव, डॉक्टर PS यादव ने किया। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूल जल्द ही बच्चों की उपस्थिति से गूंजने लगेगा। स्कूल की ट्रस्टी गीता यादव ने कहा कि हम विद्यालय में बेहतरीन गुणवत्ता वाली शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। सेठ MR जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी के रूप में एक नया स्कूल की स्थापना की गई है और अप्रैल से इस स्कूल का नया सेशन स्टार्ट होगा और आज से ही बच्चों के प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। उनके एडमिशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी आए हुए थे और जिनका आशीर्वाद हम लोगों को मिला और इस स्कूल के लिए उन्होंने बहुत अच्छी सजेशंस दिए थे कि किस तरह से स्कूल को चलाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि उनकी भावनाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर हम खरे उतरें और यहाँ सिकुआबाद की जो जनता है, जिस तरह की एजुकेशन की डिमांड है, जिस तरह की यहाँ की जनता चाहती है, जिस तरह का आर्थिक दबाव यहाँ पर है लोगों के ऊपर और जिस तरह की आर्थिक सिचुएशन समाज की है, उसको देखते हुए हम एक गुणात्मक शिक्षा की व्यवस्था करने की कोशिश इस जयपुरिया स्कूल के अंदर करने की कोशिश करेंगे। अन्य विद्यालयों से ये विद्यालय किस तरह है? अन्य विद्यालय यहाँ उतने स्टेटस मेंटेन नहीं करते हैं, बहुत छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं अभी। समाज में हर तरह का व्यक्ति होता है, वहाँ उनकी भी ज़रूरत है और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट उनकी कंपैरिजन में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ लोगों की ज़रूरत है। बच्चे बाहर जाते हैं, यहाँ से कोशिश की जाएगी कि उनको बाहर जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, जिसकी एक्सपेक्टेशन उनकी रहती है, तो वो सारी एक्सपेक्टेशन वो घर में रह करके यहाँ आसपास के लोगों को उनकी जगह पर, उनके स्थान पर और इसको स्कूल के माध्यम से सारी सुविधाएं वो प्रदान की जाएं। वहीं लोकार्पण करने आए सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि इस विद्यालय की कई और जनपदों में शाखाएं हैं जहां गुणात्मक शिक्षा दी जा रही है। अब इस जिले में भी शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। इस सिकुआबाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था बच्चों की शिक्षा के लिए प्रारंभ हो रही है। यूँ तो सिकुआबाद पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि सच बात यह है कि एक वक्त ऐसा था, इधर रख देना, जब कानपुर और आगरा के बीच में हायर एजुकेशन के लिए एकमात्र स्कूल सिकुआबाद का ही अहीर कॉलेज हुआ करता था, एकमात्र। अब तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि जैसे जैसे संस्थाओं की संख्या बढ़ी है, वैसे वैसे ही एजुकेशन का, शिक्षा का स्तर गिरता गया है। जैसा होना चाहिए तब ऐसा नहीं है। इतनी सुविधाएं हैं आजकल बच्चों को पढ़ने के लिए, इसके बावजूद जो अटेंडेंस होनी चाहिए, पब्लिक स्कूल की खासियत यह है कि यहाँ तो होती है, लेकिन जो और विद्यालय हैं उनमें उस तरह की अटेंडेंस होती ही नहीं। वहाँ जाएं तो पता चला रजिस्ट्रेशन बच्चे का क्लास में 60 लड़कों का है और मौजूद 15 लड़के, 10 लड़के, कहीं कहीं किसी भी नहीं होते। टीचर आराम से बैठे रहते बिना पढ़ाए, तनख्वाह लेते, अच्छे वेतन में मिलते, जो एडेड स्कूल हैं सबके। और जब हम लोग, मैं बता रहा था वहाँ
कि जब हम MSc कर रहे थे आगरा कॉलेज से, तो हॉस्टल में बच्चों के लिए पंखा अलाउड नहीं था बिजली का। हम उस वक्त, मैंने वो जमाना देखा है, और बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। ऐसा नहीं, फिरोजाबाद के सारे संपन्न लोगों के बच्चे आगरा कॉलेज में पढ़ते थे, और न्यू हॉस्टल में जिसमें रहता तो उसी में रहते थे। बल्कि वहाँ के जो खलीफा लड़के थे वो कहते थे फिरोजाबाद के लोग आगे लड़कों से इनसे घी मांग लो। हाँ, धमकी देके साल भर घी लेके खाते रहते थे उनका, लेकिन पंखा अलाउड नहीं था बच्चों को। एजुकेशन बहुत सस्ती थी। मैंने बताया गीता को कि 10 रुपया हॉस्टल की फीस थी, 16 रुपया MSc की क्लासेस की फीस थी, और 39-40 रुपया खाने का आता था। 39-40 पैसा तो डाइट पड़ता था, 30 रुपया आता होगा बच्चे के। बहुत बढ़िया भोजन मिलता था उस वक्त का। वो हालांकि तब 67-68 का ज़माना था ये, लेकिन 67-68 का ज़माना रहा हो चाहे आज का ज़माना हो, बिजली की व्यवस्था होना, पंखा होना, AC होना, इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन अब सब सुविधाएं हैं, इसके बावजूद बच्चे ठीक तरीके से न पढ़ें, ये चिंता का विषय है। उस वक्त के जो निकले हुए स्टूडेंट्स रहे हैं हिंदुस्तान भर में, ऐसा नहीं कभी अकेले आगरा की बात थी, सारे देश में ये था। और उससे पहले तो आश्रमों में पेड़ के नीचे पढ़ते थे, उनके नाम सारी दुनिया में, उन्होंने सारी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया। अब विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई, और हमारे यहाँ के लड़कों ने भी सारी दुनिया में नाम कमाया है। बहुत कुछ जो है दिया है दुनिया को, नए आविष्कारों में उनका सहयोग रहा है। लेकिन उसको मेंटेन करे जाएं या बनाएं, दिक्कत यह है कि गरीबी इतनी है देश में कि बाहर बच्चे पढ़ नहीं सकते। मैं तो जयपुरिया इंस्टीट्यूट्स जितने हैं, इनके मालिकों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पब्लिक स्कूल को एक ग्रामीण अंचल में खोलने का एक शुभ काम किया है, क्योंकि हमारे बच्चे दूर जाकर महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। हॉस्टल्स की, खाने की व्यवस्था भी तो यहाँ से आएंगे, अगर होशियार लड़का है यहाँ एडमिशन पाएगा, गांव से आएगा, पढ़ेगा, घर पे खाना खाएगा, घर पे रहेगा, तो जो असली ज़्यादा खर्चा होता है बच्चों पर वो होता है हॉस्टल का और खाने का। उससे बच जाएगा, अपने घर से आ जाया करेगा और पढ़ लेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। शिक्षा अच्छी मिलनी ही चाहिए। बहुत ही रेप्यूटेड संस्थान ये है, ये जो चेन है, चेन ऑफ स्कूल्स जयपुरियाज की, ये सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। मैं जयपुरिया लोगों में केवल एक व्यक्ति से मिला हूँ बहुत पहले, आजकल के जो बच्चे तब पैदा नहीं हुए। 67 में जब नेताजी पहली बार MLA हुए, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, तो सीताराम जयपुरिया साहब राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहे थे, इंडिपेंडेंट। उस वक्त वो गांव में आए थे नेताजी से मिलने वोट के लिए। तो नेताजी ने कहा, मैं तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का MLA हूँ, पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण जी लड़ रहे हैं, उनके अलावा किसी को वोट दे ही नहीं सकता हूँ, इसलिए आप चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, लेकिन वोट कोई सवाल नहीं, हम ही नहीं, समाजवादी पार्टी का कोई भी आदमी आपको सोशलिस्ट पार्टी का वोट नहीं देगा, वो राजनारायण जी को देगा। तो जयपुरिया जी को देखा था, लेकिन बहुत ही शिष्ट लोग होते हैं, ऐसे नहीं कि कोई किसी से मना कर दो तो वो नाराज होने लगे। तो हंस के बोले कि नहीं, मेरा तो ये कर्तव्य था कि अपने मतदाताओं में जब लड़ रहा हूँ चुनाव, हर एक के पास जाऊँ, चाहे कोई वोट दे या न दे, लेकिन आना मेरा फर्ज था, इसलिए मैं आया और आपको धन्यवाद कह के चले गए। तो एक उन्होंने पेंसिल दी थी मुझे लिखने के लिए, तब हमने देखा नहीं था, इतनी लंबी गाड़ी थी। हम लोगों ने छोटी गाड़ियाँ टावा में नहीं देखी, हम तो गांव की बात कर रहे हैं, वो लंबी गाड़ी सीताराम जयपुरिया साहब। तो उस नाम तब मैंने सुना था, और उसी परिवार के उन्हीं श्रृंखला के लोगों के नाम पर ये स्कूल है। ये मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहूँगा जिनके बच्चे यहाँ हैं, कि बच्चों पर जो पढ़ने आते हैं उन पर नज़र घर वालों की भी रहनी चाहिए। जिम्मेदारी केवल अध्यापकों की नहीं होती। अगर यहाँ कैंपस में हॉस्टल हो जाएगा तब तो बड़ी जिम्मेदारी हॉस्टल इन लोगों की हो जाती है पूरी।
लेकिन अगर दिन में 8 घंटे बच्चा अध्यापकों के बीच रहे और 16 घंटे आपके बीच में रहे तो आपकी जिम्मेदारी तो दोगुनी ज़्यादा है। और अगर नहीं देखेंगे तो भटक जाते हैं एम्प्लॉय से। जो रास्ता होती है, जो पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, वो इधर उधर जाने लगते हैं और जिस रास्ते पर चलना चाहिए जिससे वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ योगदान कर सके, वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत जिम्मेदारी है। एक सीमा से ज़्यादा यहाँ कैंपस में जब बच्चे पढ़ना आएंगे, अध्यापक डांट फटकार सकते हैं, पढ़ा सकते हैं रेगुलर, लेकिन इससे ज़्यादा नियंत्रण वो नहीं रख सकते। लेकिन एक चीज़ और नई परंपरा पैदा हो गई, वो पता नहीं पहले तो नहीं था। पहले तो अंग्रेजों में एक कहावत थी जब हम लोग पढ़ते थे कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अगर डंडा हटा दिया तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो पहले पिटते थे कि नहीं पिटते थे? एक डंडा लगता था, 4 पहाड़े एक ही दिन में सीख जाता था बच्चा। अब अगर बच्चे का कान खींच दो, टीचर ने खींच दिया, तो माँ बाप टीचर को गाली देने लगेगा। ये बड़ा रोग लग गया है। अब तो कानून बना और ऐसा बन गया है। यहाँ तो छोड़िए, यहाँ तो उतना नहीं है, लेकिन अमेरिका वगैरह में तो अगर बच्चे को डांट दे तो वो 100 नंबर डाल करके पुलिस बना लेगा, माँ बाप जेल चले जाए और जमानत भी नहीं होती है बरसों। ये इतना खराब सिस्टम हो गया, अपने आप ही बस उसी रास्ते पर लोग जा रहे हैं। अच्छा है कि आप संस्कृत का, आपके कनक जी, आपके इसमें संस्थाओं में संस्कृति पढ़ाई जाती है, वरना पाश्चात्य संस्कृति का हमारे देश पर ऐसा आक्रमण हुआ है और हो रहा है निरंतर कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और शिष्टाचार को भूलते जा रहे हैं। ये अगर बच्चों में बना रहेगा तो आपका इस इलाके के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा। क्योंकि पढ़ तो हर जगह लोग लेते हैं, पढ़ तो हर जगह ले लेते हैं। पढ़ के व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, लेकिन वो ज्ञान भी पर्याप्त नहीं होता है। एक शब्द होता है विवेक। ज्ञान हो और विवेक की क्षमता न हो कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस रास्ते पर चलना चाहिए। ज्ञानी है लेकिन विवेक ये नहीं है कि तय कर सके, तो बेकार है शिक्षा, वो ज्ञान बेकार है। ज्ञान में और शिक्षा में, विवेक में यही फर्क है। जैसे दूध में और उसके ऊपर जो मलाई होती है, मलाई है विवेक और ज्ञान है दूध। तो असली चीज तो मलाई होती है ना। वो विवेक बच्चों में अच्छे बुरे में तय कर सके कि कौन से काम हम करने जा रहे हैं, कौन सा हमारा विचार है वो ठीक है, कौन सा विचार है वो गलत है, कौन सा हमारा स्टेप सही है, कौन सा गलत है। ये जिस दिन लोग बच्चे इस स्कूल से पढ़ने वाले सीख जाएंगे, इस इलाके की सारी जनता के लिए आपका वो बहुत बड़ा योगदान होगा और सफलता होगी इस विद्यालय की, इसको स्कूल की। अब ये है कि अंग्रेजी मीडियम तो हो गई, अंग्रेजी कनक जी अंग्रेजी में बोल रहे थे। हम लोगों ने डॉक्टर लोहिया के ज़माने से अंग्रेजी का विरोध किया, लेकिन याद रखिए गलत बहुत समझा गया। हम लोगों ने पढ़ने के लिए कभी अंग्रेजी में विरोध नहीं किया। हमने ये कहा था समाजवादियों ने कि सरकारी कामकाज जो है वो या तो राजभाषा हिंदी में हो या क्षेत्रीय भाषाओं में हो। क्योंकि एक बार मैंने लोहिया जी को सुना था, वो कह रहे थे कि वकील बहस करता है, बिना पढ़ा लिखा आदमी जाता है। यहाँ वकील लोग भी बैठे हुए हैं, बिना पढ़ा लिखा जाता है आदमी, अंग्रेजी में बहस करता है और जिसका मुकदमा है, जो पैसा देता है, वो ये नहीं जान पाता कि हमारे पक्ष में बहस कर रहा है कि हमारे खिलाफ बहस कर रहा है। और बाद में बता देता है कि हाँ साहब जज साहब ने कह दिया है, तारीख लगा दी, हो सकता तारीख वकील साहब ने ले ली। तो उन्होंने कहा इसलिए कि न्यायालय में भी अगर हिंदी में काम होने लगे तो कम से कम वो आदमी सोचने समझने तो लगे जो वकील को लाता है कि वो कह क्या रहे, वो ठीक बहस कर रहे कि नहीं कर रहे, हमारे पक्ष में कर रहे कि नहीं कर रहे। क्यों ममता है, तुम तो मुकदमा झेल चुके, दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी हिंदी में हो तो समझ जाओ, अंग्रेजी में हो तो नहीं समझ पाओ। तो
तो इस दृष्टि से हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि पढ़ाई में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया ऐसी है कि ये जहाँ हमारे लोग जाते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, इनमें प्रोग्राम में वही बात है, अंग्रेजी भाषा मुख्य रूप से कॉन्टैक्ट है। प्रोग्राम में लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि इन 5 देशों को छोड़कर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड और कहीं भी अंग्रेजी नहीं है। गलती से फ्रांस, जर्मनी, क्यूबा आप चले जाएं, अंग्रेजी बोलें, कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। आप हिंदी बोलें तो मुड़ के देखेगा, पूछेगा, समझने की कोशिश करेगा ये क्या चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं, रास्ता भूल गए या क्या चीज़ चाहते हैं। लेकिन अंग्रेजी बोलोगे तो जर्मनी वाले तो संस्कृत बोलो, आपकी बात सुने, अंग्रेजी बोलो नहीं सुने।